हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज की 14 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन अबाउट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द फिफ्थ शेड्यूल एंड द सिक्स्थ शेड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इससे यूपीएससी प्रीलिम में एक ना एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तब तक आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज आके मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम न्यूज पर। देखिए न्यूज क्या है, न्यूज छोटी सी है। अरुणाचल के ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें फिफ्थ शेड्यूल में शामिल किया गया है, हमें सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए, और दो ऑटोनॉमस काउंसिल्स की उन्होंने मांग की है। अब भाई फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल क्या होते हैं और ये ऑटोनॉमस काउंसिल क्या होते हैं, दो क्यों मांग रहे हैं वो, एक क्यों नहीं, तीन क्यों नहीं, इस पर हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं न्यूज में क्या है। द रिवाइवल ऑफ द डिमांड फॉर टू ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैज मेड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स। रिवाइवल ऑफ द डिमांड का मतलब क्या, नहीं पहले भी ये डिमांड हुई थी, फिर ठंडे बस्ती में चली गई थी, अब फिर ये डिमांड उठ खड़ी हुई है दो ऑटोनॉमस काउंसिल्स की। इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स जो हैं उन्होंने मांग की है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश को सिक्स्थ शेड्यूल या आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ले आया जाए। ये जो राज्य है इसके बॉर्डर भूटान, चाइना और म्यांमार से लगते हैं। ठीक है, हमारे कौन कौन से देश के राज्य, हमारे देश के कौन कौन से राज्यों की सीमाएं और कौन कौन से दूसरे देशों से लगती हैं, ये तो आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बिल्कुल इस पर क्वेश्चन आ सकता है, खासकर ये पॉइंट जब देखिए द हिंदू में आज आ गया है तब तो आपको बिल्कुल ये एग्जाम में आ सकता है, आपको ये बात नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो फिफ्थ शेड्यूल के अंडर में है, जो कि इंडिजिनस कम्युनिटीज को विशेष अधिकार नहीं देता है जैसे कि सिक्स शेड्यूल में मिलते हैं। सिक्स शेड्यूल में 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, जो कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ऐसे उन्होंने बनाए हैं। ऑटोनॉमस काउंसिल का मतलब क्या होता है, आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये एक एक पर्टिकुलर ट्राइब की अपनी अपनी पंचायत है। ठीक है, और उस पंचायत को ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यानी बहुत सारे अधिकार कानून व्यवस्था से जुड़े हुए उनके अपने जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं और वही उनके लिए कानून है। इस बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि देश भर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं वो उन पर्टिकुलर ट्राइब्स के अपने कस्टम और रीति रिवाज के हिसाब से ये चलती हैं। वहां पर उनके ट्राइब्स में नहीं है कस्टम औरतों को ऐसे 1/3 सीटें या 50% सीटें देने का। ये 1/3 है कि 50 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। शायद कुछ राज्यों में शायद 50% है औरतों को, जो 50% पंचायती राज बॉडीज में सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो यहाँ पर वो लेकिन अपने कानून से चलते हैं, तो ये पंचायती राज बॉडीज में औरतों को रिप्रेजेंटेशन देने वाला कानून उनके पंचायत पे लागू नहीं होता है, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने कानून अपने हिसाब से चलाएंगे। इसको लेके उनकी जो औरतें हैं उन कम्युनिटीज की, उन्होंने काफी डिमांड की कि भाई ये तो गलत है हमारे साथ, हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पर उनके जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके ट्राइब्स के, उनका कहना है कि भाई हमको तो विशेष अधिकार है कि हम अपने ट्राइब्स के नियमों के हिसाब से चलेंगे, तो हम वैसे चलेंगे। ठीक है, नागालैंड जो है वो आर्टिकल 371A देखिए, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये सब चलते हैं सिक्स शेड्यूल और के अंतर्गत, जिसमें 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, नागालैंड जो है वो आर्टिकल 371A के तहत चलता है, जो कि बताता है कि सॉरी, पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट इस राज्य के कई इलाकों पर लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड असेंबली एक रेजोल्यूशन बना के इस बात को मान्यता न दे दे। यानी जो जो पार्लियामेंट कानून बनाता है वो इन विशेष राज्य के कुछ विशेष एरियाज में, जहाँ पर्टिकुलरली एकदम ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहां पर नागालैंड असेंबली जब तय करेगी तब जाके वो नियम लागू होगा, नहीं तो वो कानून ही लागू नहीं होगा हमारी पार्लियामेंट का। आप समझ सकते हैं कितना विशेष अधिकार उनको दिया गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ है, जो कि हमने बात की। ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, जैसे बहुत संभव है कि कई जगह पर ट्राइब्स में ऐसा होगा कि महिलाओं को जमीन ओन करने का इस तरह का अधिकार नहीं होगा शायद, क्योंकि हमारे देश के कानून में तो है, तो वो कानून लेकिन वहां तक एक्सटेंड नहीं किया गया होगा। और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। तो डिमांड जो ऑटोनॉमस काउंसिल का किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वो कई लोगों का कहना है, जो गीचो कवाक नेशनल पीपल्स पार्टी वहाँ की जो है उसके स्टेट यूनिट चीफ है, वो कहने कि उनका कहना है कि फिफ्थ शेड्यूल स्टेट है अरुणाचल, तो यहाँ पर ऑटोनॉमस काउंसिल का कोई खास मतलब नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों में मिलता है ऑटोनॉमस काउंसिल, क्योंकि वो सिक्स शेड्यूल में है इसलिए उनको मिलता है, हमें तो इसकी कोई विशेष बात है नहीं। न्यूज़ देखिए इतनी सी है, और इतनी सी न्यूज़ जो है इसको लेकर बहुत डिस्कशन हो सकता है, और आपसे यूपीएससी प्री में, मेंस में, आपके
ऐसे में और इंटरव्यू में इसमें बिल्कुल सवाल हो सकते हैं। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल वाले जो मामले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी असाइड नोट मैं आपको बता दूं, पत्थलगड़ी मूवमेंट बहुत चली थी बीच में छत्तीसगढ़ में और झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में चली थी पत्थलगड़ी मूवमेंट, जहां ट्राइबल एरियाज ने खुद को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया था। एक पत्थर गाड़ देते थे और उसमें लिख देते थे कि भाई ये ऑटोनॉमस है। यहाँ एक पुरानी इस तरह की व्यवस्था थी, शायद पुराना कस्टम था कि पुराने समय में कई गांव के लोग इस तरह से अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया करते थे। यहाँ पर ये गांव के लोग खुद को आज़ाद घोषित नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जैसे हमारे देश के कई इलाकों में आदिवासियों को फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल इस तरह के अधिकार मिलते हैं, तो वैसे भी हम भी आदिवासी हैं, हमें भी इस तरह के अधिकार मिलने चाहिए। हमें संविधान ने डिक्लेयर नहीं किया तो हमने खुद ही डिक्लेयर कर दिया। पत्थर गाड़ के पत्थलगड़ी मूवमेंट उन्होंने इस तरह की चलाई थी। इसको सरकार ने एक तरह से एक मतलब सबवर्सिव एक्टिविटी के तौर पे देखा, इसे गैर कानूनी माना। कई गिरफ्तारियां हुई झारखंड में, कहीं पुलिस फायरिंग वगैरह भी हुई थी, कुछ लोगों की जानें भी गई थी। तो पत्थलगड़ी मूवमेंट जो है यही फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल और ट्राइबल लोगों के अपने अधिकारों के लिए, अपने कस्टमरी जो सिविल लॉज है उनका पालन करने के अधिकारों के लिए रेलिवेंट है। आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलिए हम अंदर चलते हैं इस इशू के। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के अंदर में क्या डिफरेंस है, आइए पढ़ना चालू करते हैं। जो कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरियाज जो है दोनों जगह पे ट्राइबल लोगों का डोमिनेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलग अलग नामों से बुलाता है। पांचवें शेड्यूल के अंदर जो एरियाज हैं उनको शेड्यूल्ड एरियाज कहा जाता है, और छठे यानी सिक्स शेड्यूल्स के अंदर जो एरियाज हैं उन्हें ट्राइबल एरियाज कहा जाता है। तो आप समझिए कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो एरियाज हैं वहां भी ट्राइबल लोग ही मेजोरिटी में हैं, पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि उतने भी ट्राइबल नहीं है। पॉलिटिकली इनकरेक्ट साउंड करेगी ये बात। जो जनजातियों के लोग हैं उनके प्रति पूरे सम्मान को रखते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ, समझने की दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं। ट्राइबल लोगों में अब कई जनजाति के लोग हैं, आपके दोस्तों में कई लोग होंगे वो कहेंगे हम लोग एसटी कोटा में आते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब कोटा में आते हैं। तो जैसे आपके साथ बाइक पे घूमते हैं और जो जो जैसे जो आप खाते हैं वही वो भी खाते हैं, जो आप पहनते हैं वही वो भी पहनते हैं, लेकिन वो एक शेड्यूल ट्राइब में है। और कुछ ट्राइबल लोग हैं ऐसे जो जंगल में अपनी फूस की झोपड़ियों में, कहिए जंगल के अंदर में अपने प्रॉपर बाकायदा ट्राइबल लोग जैसे रह रहे हैं, है ना। तो आप समझिए कि फिफ्थ शेड्यूल जो एरियाज हैं वहां भी ट्राइबल लोग हैं, पर वो उतने ट्राइबल नहीं है जितने कि सिक्स शेड्यूल के अंदर में एरियाज है, जिनको कि बाकायदा ट्राइबल एरियाज कह दिया जाता है। ठीक है, जो यूनियन यानी हमारी जो केंद्र सरकार है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, सरकार चलाने की पावर्स, वो फिफ्थ शेड्यूल वाले एरियाज में ऑटोमेटिकली चली जाती है। वहां पे केंद्र सरकार का कानून चलता है। पर जो सिक्स शेड्यूल एरियाज हैं, जो कि जहाँ पे कि ट्राइबल एरिया कहना चाहिए, वहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पूरी की पूरी राज्य सरकार के हाथ में है। जैसा कि आपने देखा सिक्स शेड्यूल एरियाज में सेंटर के बनाए कानून नहीं जाते जब तक कि राज्य सरकार उस पर कोई कानून न बना दे। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात होती है। सिक्स शेड्यूल एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स होती हैं। यानी कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में एक एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं, वो एडवाइस देता है ट्राइबल से रिलेटेड मामले में। माना जाता है कि भाई आप ट्राइब वालों से बात करके कोई फैसला लीजिए, हालांकि एकदम मैंडेटरी नहीं है। सिक्स शेड्यूल में जो है उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी उनका अपना असेंबली जैसा आप समझिए, उसको रीजनल काउंसिल होती है, जिसमें उनको कानून बनाने के भी अधिकार होते हैं कुछ, और कुछ जुडिशियल पावर्स, सजा देने के, मुकदमों का फैसला करने के भी अधिकार होते हैं। अपने दिमाग में आप पिक्चर बनाएंगे तो वो एकदम ही ट्राइबल लोग हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये मामला। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन क्या होता है? जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, उनके ये जो चार राज्य है, उनके जो राज्यपाल है उनको पावर दिया गया है कि वो किसी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट या एरिया को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सब पे 10-10 एमसीक्यू बन सकते हैं। अभी तक मैंने जितना बोला है उस पर आराम से आप 20-25 एमसीक्यू बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, और डिटेल में पढ़ने की इच्छा हो तो लक्ष्मीकांत की किताब को फिर से खोल के पढ़िए, है ना। तो ये जो इनके गवर्नर्स को अधिकार दिए गए हैं, इसके लिए अलग से कोई लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन नहीं करना है इसके लिए अलग से, कोई असेंबली को लेजिस्लेशन नहीं करना है। 10 गवर्नर अपने ऑफिस से एक ऑर्डर निकाल देंगे, ये डिस्ट्रिक्ट आज से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, इन चार राज्यों में ट्राइबल होने की वजह से, तो उनको अधिकार है। फिर उनको और भी कोई एरिया को इंक्लूड करने का अधिकार है, एक्सक्लूड करने का अधिकार है, इस एरिया को इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, वो एरिया ही छोटा कर दें, दो डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक रीजन बना दे, इन डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दे, बाउंड्री बदल दे, सब अधिकार उनको दिया गया है। तो यानी इसका क्या मतलब है कि इन चार राज्यों में जो आसाम, देखिए इसका अर्थ क्या मैं आपको बताता हूं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं,
उसमें से कोई एक जनजाति ज्यादा डोमिनेंट है, या जो बिना जनजाति के जो लोग हैं, जो कहिए कि एकदम मॉडर्न दुनिया टाइप के लोग हैं, वो ज्यादा हैं, वो वोट देकर असेंबली चुनते हैं। तो वहां की जो दूसरी जनजातियां हैं, उन्हें डर था या डर है कि ये जो लोग मेजोरिटी वाले लोग हैं, इनके बनाए असेंबली, जो विधायिका है, जो विधानसभा है, उसके बनाए कानून, ये हमारी जो अलग परंपराएं हैं, ये उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हमें हमारी परंपराओं से डिगाने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। ट्राइबल्स का आपस में चल रहा है एक तरह से, आप समझिए। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने उनको अश्योरेंस दिया है कि तुम्हारे ऊपर राज्य की विधानसभा का अधिकार नहीं होगा, तुम्हारे लिए हम बैठे हैं, गवर्नर यानी क्या, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार बाकायदा तुम्हारे ऊपर पूरा ध्यान रखेगी, अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखेगी। गवर्नर को पूरा अधिकार है। देखिए, गवर्नर कहीं भी असेंबली से डिस्कस करेगा या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा, ऐसा नहीं है, सब गवर्नर खुद ही करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो केंद्र सरकार एक तरह से उन जो छोटी जनजातियां हैं, जिनकी उतनी जनसंख्या नहीं है, उनके कस्टम्स को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा उन्होंने उनको अभयदान दिया है, ठीक है। उसी के लिए गवर्नर को पूरे अधिकार है, कोई असेंबली को अधिकार नहीं, कोई राज्य सरकार को अधिकार नहीं उन एरियाज के लिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 244 और 275 बताते हैं, दे हैव प्रोविजंस फॉर क्रिएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स। जो भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है, वो एक तरह से अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कि इंपावर्ड है अपने एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ, समझिए, कालिम्पोंग ऐसा बोला जाएगा, एंड रीजनल काउंसिल ऑफ, या तो जो रीजन है उसमें होगा। ये जो बॉडीज है कंटिन्यूअस परपेचुअल सक्सेशन में चलती हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव होगा 5 साल बाद ऐसा करके। उनका कॉमन सील है, ऐसा इस टाइप का है, मतलब उनको सू किया जा सकता है, वो सूट हो सकती हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स ऑफ ऑटोनॉमस काउंसिल, जो ऑटोनॉमस काउंसिल होंगी उसमें अधिकतम 30 मेंबर होंगे, जिसमें कि मैक्सिमम 4 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, और बाकी सब अडल्ट सफरेज के बेसिस पे उस ट्राइब के लोग खुद वोटिंग करेंगे यहाँ पर। हालांकि इस रूल का एक एक्सेप्शन है, जैसे ही एक्सेप्शन आया आपके एंटेने खड़े हो जाने चाहिए, यही एग्जाम में पूछेगा। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है, उसमें 46 मेंबर हो सकते हैं। उस 46 में से 40 को एडल्ट सफरेज के बेसिस पे तय किया जाता है। उस 40 में भी 30 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले करते हैं, 5 सीट जो है नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज है। बोडोलैंड करके काफी समय तक वो अपना अलग देश मांग रहे थे, ठीक है, बोडो उग्रवादी कहते थे उनको। उनको अपना टेरिटोरियल काउंसिल दे दिया गया। अब वहां बात हुई कि भाई जनजातियों के लोग तो रहते हैं, कुछ नॉन जनजाति के लोग भी रहते हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए भी 5 सीट रिजर्व कर दी गई है, और बाकी 5 सीट अनरिजर्व्ड है, जो लड़ना है चुनाव लड़ो। बाकी जो 6 सीटें हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, जो कि उन कम्युनिटीज से नॉमिनेट करते हैं जो कि ये बोडोलैंड टेरिटरीज एक्ट में एरियाज में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है उनका, उनको गवर्नर नॉमिनेट कर देते हैं। इस 6 में से जो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, कम से कम 2 औरतें रहती हैं, इतना गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो बाकी तो जो रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात हमने की, नोट कर लीजिए, याद रखिए। और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का एक अलग ही मामला चल रहा है, वो आप याद कर लीजिए। बोडो मूवमेंट, द बोडोलैंड मूवमेंट का विकिपीडिया पेज भी आप पढ़ सकते हैं 5 मिनट में, अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। अब दी टर्म ऑफ मेंबर्स क्या रहेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो रहता है उसके मेंबर्स 5 साल तक ऑफिस में रहते हैं, वो उनका अपना एक तरह से विधानसभा है, आप समझिए, छोटी विधानसभा। 5 साल तक रहते हैं, जो कि फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द काउंसिल। 5 साल कैसे कैलकुलेट होता है? अब सोचिए, लोकसभा का 5 साल कैसे कैलकुलेट होता है? चुनाव के परिणाम डिक्लेयर करने से कि ओथ लेने से। यहाँ पर जो काउंसिल की पहली मीटिंग की डेट तय की जाती है, उससे 5 साल गिना जाता है। कितना छोटा सा पॉइंट है, टफ क्वेश्चन बनाना हो यही आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। अभी करंटली कौन कौन सी काउंसिल है? करंटली 10 काउंसिल चल रही हैं इस तरह की। सबके नाम याद करना तो मुश्किल है, लेकिन देख लीजिए, बहुत सारे नाम सुने सुने नाम है, बहुत सारे नाम ऐसे अनजान नहीं है। आसाम का बोडोलैंड की बात की, करबी आंगलांग अक्सर न्यूज में आता है ये, डिमा हसाओ ऑटोनॉमस, ठीक है। मेघालय का गारो हिल्स, जयंती हिल्स, खासी हिल्स, अलग अलग हिल्स है मेघालय में। 3 हिल्स का नाम आपने हमेशा सुना होगा। हर हिल की अपनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। बेसिकली यहाँ की जनजातियों का यही प्रॉब्लम था कि एक दूसरे के साथ उसका हम पे अधिकार नहीं, हम चलने देंगे करके ये राज्य नहीं बन पा रहे थे, है ना। तो इनको बोल दिया अपना अपना टेरिटोरियल काउंसिल ले लो, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले लो, ठीक है। फिर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम में चकमा ऑटोनॉमस, चकमा शरणार्थी जो बांग्लादेश से भाग के शरणार्थी आए थे, चकमा एरिया में रहते थे, बहुत बड़ा मुद्दा है। चकमा रिफ्यूजीज का विकिपीडिया पेज आप पढ़ के देख लीजिए। लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। ये 4 राज्यों में ये 10 इस तरह के काउंसिल चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोग कह रहे हैं हमें भी 2 इस तरह की काउंसिल दे दो।
ठीक है। अब सिक्स्थ शेड्यूल, ये तो बात हुई पांचवें शेड्यूल की। अब छठे शेड्यूल पे हम आते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, छठे शेड्यूल की बात हो रही थी, सॉरी। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और रीजनल काउंसिल है, उनको पावर्स है टू मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, बट ऑल सच लॉज रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। वो कानून बना सकते हैं, पर जैसे विधानसभा का कानून भी गवर्नर जब साइन करते हैं तभी कानून बनता है, तो इनका भी वो अपने लोकल इंपॉर्टेंस के मामले पे कानून बनाएंगे, पर जब गवर्नर साइन करेंगे तभी उसको कानून माना जाएगा। तो सब्जेक्ट इन पर काउंसिल लॉ बना सकती है वो क्या है? रोड, ब्रिजेस, फेरी, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, जानवर पालने वगैरह पे, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर, फिशरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्लड कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग सिनेमाज एंड थिएटर्स। देखिए उनको मेन इशू था ना, हमारे कल्चर को दूषित न किया जाए, तो हो सकता है कि वो सिनेमा थिएटर वगैरह न चलने दे अपने इलाके में, कि बाहर का कल्चर हमारे युवाओं को खराब करेगा। पब्लिक हेल्थ, अपने वो ट्राइबल टाइप के अस्पताल बनाएंगे। माइनर इरिगेशन, ट्रेड, कॉमर्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट अगर बनाना चाहें अपने फंड से, ठीक है। फर्दर फर्दर क्या, देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को और पावर दिया गया है। अगेन ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मेकिंग लॉज ऑफ वर्चुअली ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट, ठीक है। वो जिस लोकल इंटरेस्ट का मामला है तो हर मामले पे बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अपना कानून बना सकती है। गवर्नर जो है उसको, उसका एसेंट जरूरी है। गवर्नर इसमें से कुछ लॉज को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए भी रख सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, बहुत एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब सिक्स्थ शेड्यूल काउंसिल जो है, जुडिशियल पावर्स उनकी क्या है? अभी तक लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर हमने देखी। जुडिशियल पावर यानी वो किस तरह का फैसला सुना सकते हैं, जो लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑन एनी सब्जेक्ट, जो स्टेट की असेंबली कानून बनाएगी, मान लीजिए कि वो इस काउंसिल, सिक्स शेड्यूल काउंसिल के जरिस्डिक्शन में आता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके इलाके पे कानून नहीं चलेगा, अनलेस काउंसिल ही खुद वैसा बोल दे कि हाँ राज्य का कानून ये हमारे इलाके में भी लागू होगा, तभी माना जाएगा। अदरवाइज वो लोग जो अपने लिए कानून बनाएंगे वो माना जाएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड टू अ सेंट्रल एक्ट एंड द गवर्नर इन रिगार्ड टू अ स्टेट एक्ट में डायरेक्ट दैट द सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट शैल नॉट अप्लाई। जब भी कोई सेंट्रल कानून बनेगा, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, तो प्रेसिडेंट अलग से बोल सकते हैं कि नहीं ये कानून जो है ये इन सिक्स शेड्यूल एरियाज में लागू नहीं होगा। और असेंबली कानून बनाएगी तो गवर्नर बोल सकते हैं कि ये इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होगा, ठीक है। या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी वो कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन कर दो तब लागू होगा, ठीक है। काउंसिल जो है उनको बहुत सारे सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर भी दिए गए हैं, जैसे कि वो विलेज कोर्ट वगैरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये दीज काउंसिल्स, द जुरिसडिक्शन ऑफ दीज काउंसिल्स इज सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, यानी इनके फैसलों को हाई कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है। तो थैंक यू गाइज, ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की मेरी कवरेज। प्लीज़ मुझे बताइए ये कवरेज आपको कैसी लगी, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट करके रखिए। और आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इन डेप्थ कवरेज करते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ में क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।